हेलो स्टूडेंट्स, आपकी साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोग पहुंच चुका। वहां पे हमने फर्स्ट जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो का प्रोसेस है वो हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड तक हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने बहुत अच्छे से, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। वो नेक्स्ट क्लास में आपकी बात को डिस्कस कर दूंगी। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का ये पार्ट सेकेंड है बेटा। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देख चुके थे। ये पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या से नाम से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट की रफली लिटरली आप मीन्स क्या होता है कि कोई थिंग या कोई पर्सन आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हमारे होते हैं कंपाउंड और एलिमेंट। तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगी कि कोई यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इधर से उधर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे नाम से पता है, व्हेन आ मोर रिएक्टिव यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या लिखना है, व्हेन आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, यानी कि दो एलिमेंट होंगे, एक मोर होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, सेकेंड होगा आपका लेस रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव होगा वही भाई जिसके पास ज्यादा पावर है, वो लेस पावर वाले को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या उसको रिमूव कर देगा। तो व्हेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो वो डिस्प्लेस कर देगा। तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, हमारे साथ साथ बोलिए, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेस। इसी को बोलते हैं कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखिए जिंक यहाँ पे मोर रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट हमने लिया है यहाँ पे। तो देखिए जिंक रिप्लेस करेगा किसको, कॉपर को। कॉपर निकल जाएगा, जिंक सल्फेट, जिंक अपनी जगह आ जाएगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा और वो उधर चला जाएगा और वापस से आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो देखिए जिंक मेटल है, ये मोर रिएक्टिव है। कैसा बेटा है, मोर रिएक्टिव। और कॉपर क्या, सल्फेट। देखिए कॉपर बेचारा कोने में आ गया कि चलो ठीक है तुम ही जिंक सल्फेट के साथ पे जाके शिफ्ट हो जाओ। तो यहाँ पे डिफिनेशन भी क्लियर होगी आपको। अगर आपको इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आती कि वो कौन सी इक्वेशन विच टाइप इक्वेशन, तो आपको देखना है कि देखिए रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह पे जा रहा है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ पे मैंने जिंक मेटल ये ग्रे कलर का है, कॉपर सल्फेट आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट के फॉर्म में रहेगा तो जैसे ब्लूएस। एंड जिंक सल्फेट यहाँ पे जब जिंक के साथ में सल्फेट, कॉपर सल्फेट जब जिंक सल्फेट रिप्लेस हो जाता है ये आपका कलरलेस हो जाता है, और कॉपर सल्फेट जो मेटल ब्राउन। कई बार पूछ लेते कि व्हाट हैपेंड बनता, तो वहां पे आपको कलर वलर में इतना डीपली नहीं पूछेगा। अब डिस्प्लेसमेंट इसके साथ साथ में सिंगल और डबल इसके टाइप्स आ जाते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट जैसे लग रहा है कि जब वन टाइम रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस होगा उसको बोलेंगे सिंगल, और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका जब डबल होगा तो। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वापस से बेटा वही वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट विद अ कंपाउंड, रिएक्ट करेगा बेटा, एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर, और अनदर एलिमेंट का उसकी जगह पे आ जाएगा। इसी को बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मैंने आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट आप यही वाली इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो दो अलग अलग रिएक्शन नहीं करनी पड़ेंगे। अब सेकंड पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, बेटा दो बार ही होगा। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस, मतलब यहाँ आयंस का भी चेंजिंग या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेड बाय ईच अदर, मतलब जब एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी को बेटा बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। अगर आपसे कई बार घुमा के अगर पेपर थोड़ा सा टफ फॉर्म में आ गया, लेवल उसका थोड़ा सा टफ हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। आपकी रिएक्शन क्या बेटा, AgNO3, NO3 का किसी के साथ लग जाएगा नाइट्रोजन, सिल्वर नाइट्रेट को हम जब रिएक्ट कराएंगे सोडियम ब्रोमाइड से तो क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए जो Ag है, सिल्वर जो Ag है वो Br के साथ हो जाएगा कंबाइन, और NaNO3 आपका सोडियम नाइट्रेट अलग हो गया, और ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए दो बार, एक बार AgBr का हो रहा है और NO3 हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल टू टाइम्स आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एक किसी किसी बुक में है, कहीं कहीं पे नहीं, लेकिन ये एक बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, कुछ बच्चे तो पहली बार नाम ही सुन रहे होंगे, और जब एग्जाम में आता तो कहता ही अरे ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया।
द रिएक्शन इन विच एसिड, जब रिएक्शन एसिड और एसिडिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं बेस या फिर बेसिक ऑक्साइड से। आपने सॉल्ट का पढ़ा ना, उसी से याद कर लीजिएगा, जब सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस को जब एक साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है। तो आपको याद रखना है कि द रिएक्शन इन विच एसिड या फिर एसिडिक ऑक्साइड, या फिर एसिड मिल जाए या फिर हमें एसिडिक ऑक्साइड मिल जाए, रिएक्ट विद बेस या फिर बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट, जब सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा हाइड्रोक्साइड क्या, तो OH जिसमें लगा हो वो हमारा बेस हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए एसिड बेसिक एसिडिक रिएक्शन करा दी, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये आपका सॉल्ट बन गया और ये वाटर आपका रिमूव हो गया। इतनी छोटी सी इक्वेशन जो हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और ये एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है, और ये हमारी किसी किसी बुक्स में तो है भी नहीं है, पर आपको ये पढ़ना जरूर है, ये आता है। और अच्छा क्वेश्चन जब आता है तो आधों को तो पता ही नहीं होता कि ये कुछ ऐसा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा कुछ है भी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, द प्रोसेस इन विच, देखिए बेटा इसको मैंने 3 तरह से लिख दिया है आपको समझने के लिए। द प्रोसेस ऑफ इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, जब किसी कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें मतलब रिएक्शन जो प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन आपकी ऐड होती है किसी सब्सटेंस में तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है तो भी आपका रिडक्शन होता है, और या फिर प्रोसेस में सब्सटेंस में कोई आयन निकल रहा होता है, यानी जब कोई आयन लॉस करता है तो उसके बाद पॉजिटिव साइन आ जाता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, गिव करता है तो वहां गिव अप करता है तो वहां पे भी प्लस में। आप देखिए फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, कॉपर में ऑक्सीजन रिएक्शन, तो ये ऑक्साइड बन रहा है, तो यानी कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडेड, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। देखिए ऑक्सीजन ऐड होकर निकल रहा है तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पे देखिए H2S, ये आपका देखिए क्या रिमूव हो रहा है इसके साथ में, देखिए यहां से हट रहा है दूसरे के साथ में, तो ये आपका ये भी आपकी ऑक्सीडेशन होगी। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ना थर्ड अपनी लाइन को, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन, देखिए सब्सटेंस क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर रहा, लॉस कर रहा, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, यानी खत्म। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन हो गई है। आप रिडक्शन बजाय, और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ प्रोसेस होता है तो आपकी वही इक्वेशन क्या हो जाती है, रिडॉक्स इक्वेशन हो जाती है। बड़ा ऑक्सीडेशन तक तो हमने देख लिया है, ऑक्सीडेशन के बाद हम देखते हैं रिडक्शंस पे। रिडक्शंस, रिडक्शंस, अब ऑक्सीडेशन में क्या था, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, और यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। अगर आपने ऑक्सीडेशन की भी बेटा आपने डेफिनेशन लर्न कर लिए तो रिडक्शन को आप उसी में ही थोड़े से चेंजेस करके आप उसको बना सकते हैं। मैंने वहां पे क्या लिखा था, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, पहले वहां पे क्या था, ऑक्सीडेशन में एडेड था, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है। रिडक्शंस में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। द रिडक्शंस में बेटा अगर आपको एडिशंस की वो क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड की जगह यहाँ पे रिमूव लिखना है, और द प्रोसेस इन हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या हो रहे थे, हाइड्रोजन क्या हो रहे थे, रिमूव हो रहे थे, और ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन, इतने ही चेंजेस करने हैं। वहां पे आयंस क्या हो रहे थे, लॉस कर रहे थे, हम लूज कर रहे थे, यहाँ पे हम गेन करेंगे। उसी का जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वापस से ऑक्सीडेशन की तो आपको लर्न हो गई है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड फ्रॉम अ सब्सटेंस होगा तो एडेड की जगह हम क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे रिडक्शन में। अगर आपको ना याद रहे एग्जाम में किस में रिडक्शन करना है तो आपको ये याद रखना कि R फॉर रिडक्शन, रिडक्शन में क्या करना है, रिमूव्ड करना है। क्या रिमूव्ड होगा, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन वाला आपका वहां पे क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, और यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। उसका अपोजिट है, इक्वेशन देख लीजिए। देखिए बेटा इक्वेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इक्वेशन नहीं राइट करेंगे, अपनी बात को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आपको एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं देगा। इक्वेशन आपको वही लिखनी है जो आपको अच्छे से आती है। रॉन्ग इक्वेशन यहाँ पे अगर आप केमिकल रिएक्शन पे इक्वेशन लिखते तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। के को डिनोट करते बेटा पोटेशियम, CO3 लगा था, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को हमने जब हीट कराया तो पोटेशियम क्लोराइड में ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन आपका रिमूव। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यहाँ पे से रिमूव हो रहा है तो हमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये आपकी रिएक्शन इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए सेकंड बात को हम प्रूव करते हैं, प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन एडेड। अब देखिए यहाँ पे सोडियम ले लिया, हम हाइड्रोजन ले लिया, तो सोडियम हाइड्राइड बना दिया। देखिए सोडियम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बच्चे यहाँ पे सोडियम ऐड हो रहा है। सोडियम, ये आपका ऐसे भी क्वेश्चन आता है ना, व्हेन वी रिएक्ट सोडियम विद हाइड्रोजन व्हाट हैपन, यानी कि क्या होगा जब हम सोडियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो आपका सोडियम हाइड्राइड, इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने हैं। यहाँ पे आता है
जिंक, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, ये वाली थर्ड लाइन हमें प्रूव कर, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या जिंक की निकल रहा है आपका, तो ये आपका यहाँ से गेन कर रहा है, वहां पे निकल रहा था, जेड एन ऐसे किया था ना, और यहाँ वहां पे लूज कर रहे थे, यहाँ पे हम गेन करा रहे हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स इक्वेशन, ये आप इसमें डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकता है। रिडॉक्स इक्वेशन, रिडॉक्स इक्वेशन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, मैंने आपसे क्या बताया था कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस आपकी एक ही इक्वेशन में हो रहे हैं, वहां पे आपकी रिडॉक्स बनती है। Those reactions in which, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, which oxidation and reduction take place simultaneously are called the redox reaction। जब एक साथ रिएक्शन ये होगी तो क्या होगी, आपकी रिडॉक्स इक्वेशन होगी। अब कैसे होगी इक्वेशन, इसकी रन कर लेनी, मैंने बहुत सिंपल सी बहुत छोटी सी इक्वेशन लिखी है, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ये बच्चा यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन देखिए, अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसा है इस इक्वेशन में, और ये भी देख लीजिए, ऑक्सीजन ये है आपका, ऑक्सीजन देखिए रिमूव हो रहा है, इधर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। सबसे सिंपल इक्वेशन मैंने राइट की है ताकि आपको एग्जाम में कोई टफ इक्वेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे देखिए ओ निकल गया के पास, यानी ये इसमें यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन का हो रहा है, ये आपकी रिडॉक्स इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाला होता है, इससे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन विच आर द एक्सोथर्मिक, यानी लग रहा है इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इसमें क्या होता है, इन दिस इक्वेशन विच आर accompanied by the evolution of heat, the reaction which are the accompanied by the evolution of heat और called a exothermic reaction। बेटा कई बार पूछ लेता है कि जो आपका इसी को ही कंबशन इक्वेशन भी बोलते हैं, आपसे ये पूछ लेता है कि रेस्पिरेशन इज द विच टाइप इक्वेशन। रेस्पिरेशन जो हम लोग बेटा ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस होता है उस वो कौन सी रिएक्शन है, विच टाइप इक्वेशन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, और अगर एग्जाम्पल में आप एक्सोथर्मिक लिखते हैं तो वहां पे लिख सकते हैं कि जो एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो लिखना ही दे। जैसे रेस्पिरेशन इज आप हैंस लगा के उसमें पॉइंट लगा के आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें आपको ये लाइन जरूर करनी चाहिए, रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल देना चाहिए कि किस टाइप के एग्जांपल्स में हो सकता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो मैंने एक इक्वेशन ले ली इसके लिए, जैसे मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब कि जब जलाते कंबशन जलाते हैं ना, तो किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन सी गैस हमें हेल्पफुल होती है, कौन सी हेल्प करती है, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन हम उसको यहाँ पे नहीं बर्न करा सकते हैं। बर्न किया तो कार्बन तो निकलना है, वाटर निकलना है, और वापस से हीट इवॉल्व हुई है, ये आपकी एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे इवोल्यूशन यानी कि गैस इवॉल्व हो रही है और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक द रिएक्शन विच अकर द एब्जॉर्बेशन ऑफ द हीट एनर्जी। देखिए यहाँ पे हीट किस फॉर्म में, हीट आपकी एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इसीलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, इन करती है। देखिए एक्सो मतलब तो नहीं, एक्स बाहर जाए एग्जिट करते हैं ना, तो आपको याद रखनी है एक्स में क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रही है, और इन यानी एंटर एब्जॉर्ब कर रही है, आपको ऐसे भी याद रखना है। अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ले ली एग्जांपल में, सोडियम क्लोराइड सॉरी अमोनियम NH4 अमोनियम क्लोराइड, वापस से इसको हम एब्जॉर्ब करा रहा है क्योंकि हीट करा रहा था, तो हमने यही इसको ऐड करा दिया है, और तो ये क्या बन गया, अमोनिया NH3 को हम अमोनिया गैस को रिएक्ट डिनोट करते हैं NH3। बेटा अमोनियम को कैसे रिएक्ट करते हैं, NH3। अब ये देखिए सोडियम क्लोराइड आपका एक एसिड बाहर निकल गया। यहां तक सारी इक्वेशंस हमारी हो गई, जो भी आपके सिलेबस में है सारी इक्वेशंस हो गई हैं, आपके एग्जाम रिलेवेंट तो है ही है, और आपका सिलेबस जो थ्योरी पार्ट है पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है। बताइए 20 से 30 मिनट देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक प्लेटफॉर्म में पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, एक एक्सरसाइज हो रही है, एक इक्वेशंस हो रही है, और कुछ भी नहीं छूट रहा है बच्चा। अब जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इसमें भी, ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है पता ना,
जो भी हमारी मेटल से बनी चीजें होती है, जस्ट लाइक जो अभी आयरन आयरन मेड थिंग्स होती है, उसमें उसका कुछ दिन बाद देखिएगा कलर चेंज हो जाता है। सिल्वर से कैसी हो जाती है वो, रेडिश ब्राउन हो जाती है। रेडिश ब्राउन यानी उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लग गया है। तो ये यही आने वाला, उसको कैसे इफेक्ट होता है, प्रिवेंट अभी नहीं पूछा गया आपके सिलेबस से भी नहीं, प्रिवेंट आपके नेक्स्ट क्लास में है। तो जब क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। द फिनोमिना ड्यू टू द विच आर द स्लोली ईटन अवे, यानी कि क्या ये ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, धीरे धीरे ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ द एयर। जब पानी पड़ता है, वाटर पड़ता है, यानी मॉइस्चराइजर, अगर वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो वहां पे ज्यादा जल्दी से चीजें, तो द फिनोमिना ड्यू टू विच आर द स्लोली ईटन बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल प्रेजेंट होते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉल्ड कोरोजन। द फिनोमिना टू विच आर द स्लोली ईटन, ईटन क्या करते हैं, बाय द रिएक्शंस ऑफ एयर, एयर से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करेंगे, और जो भी एटमॉस्फेयर में हमारे केमिकल प्रेजेंट रहता है उसको रिएक्ट करके ये क्या करते हैं, कोरोजन करते हैं, और इसी को रिएक्शन बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन से हम लोग के घरों में देखिए जो आयरन रेलिंग्स होती हैं, गेट्स होते हैं, डोर्स होते हैं, या जो भी चीजें बनी रहती है उस पर भी जंग लग जाती है, और धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय यानी कि पूरी की पूरी खराब हो जाती है, जंग लग जाने से डिकेइंग हो जाता है। अब देखिए इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इफेक्ट बहुत पूछता है आपसे, आएगा क्वेश्चन की व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोरोजन एंड राइट इज इफेक्ट्स, यानी कि आप कोरोजन से क्या समझते हो, इसके इफेक्ट्स भी आपको राइट करने होंगे। अब देखिए फर्स्ट में ऐसे पॉइंट्स में लिखिएगा, लिख दीजिएगा कोरोजन डाल इफेक्ट, आप पैराग्राफ में मत लिखिएगा, पॉइंट्स में इजी टू रीड होता है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स भी अच्छे देता है। पॉइंट्स की जब आप पॉइंट्स में राइट करते हो तो उसकी प्रेजेंटेशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत अच्छा पड़ता है। अब देखिए कोरोजन, कोरोजन कॉज द डैमेजेस ऑफ द कार, कार बॉडीज हो गए, ब्रिजेस हो गए, ब्रिजेस बने होते हैं ना आयरन के, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल आयरन ऑब्जेक्ट्स, ये सबको क्या करता है, डैमेज कर देता है। कोरोजन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, ये वेस्टफुल है क्योंकि इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में क्या सब लॉस ही होता है एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर सोचिए आप कितना हमारी कंट्री में वेस्ट जाता है कोरोजन, एवरी ईयर द टन्स ऑफ वेरियस मेटल्स स्पेशली आयरन गेट वेस्टेड। अब आता है रेनेसिटी, रेनेसिडिटी, ये प्रोसेस क्या होगा, बच्चा आपने देखिए चिप्स वगैरह तो खाए होंगे, चिप्स है, पैक्ड फूड है जो कुरकुरे टाइप के रहता है, तो उसमें जितने भी स्नैक्स रहते हैं जब आप उनको जब उसका जो पैकेट्स होता है जब उसको आप टीयर अप करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, गैस जैसा फील होता है, उसमें गैस भरी हुई रहती है, वो उसमें उस पैकेट्स के अंदर कौन सी गैस रहती है, नाइट्रोजन गैस रहती है। वो उसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए जो क्रिस्पी होता है, क्रिस्पी बनाने के लिए और इसको फ्रेश रखने के लिए हम उसमें उस पैकेट्स में हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो भी आपके स्नैक्स और चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर उस पैकेट्स में जो भी स्नैक्स या फिर जो चिप्स है, कुरकुरे हैं, उनको रिफ्रेश करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक उनको प्रिजर्व करने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिस गैस की हम हेल्प लेते हैं, जिस गैस को हम इंटेक कराते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस, NH3, ठीक है, उसको सिंबॉलिक जो सिंबल है। अब देखिए क्या होता है ये प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है इट इज वेरी स्लो। ऑयल, फैट, फैट क्या होता है बेटा, जो भी उसमें हम विचार वोल्टाइल नेचर, फैट क्या होता है, कुछ टाइम बाद ही क्या होता है, चीजें जो आपने जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हो घर में जो आप फ्राई करती है मम्मा, उसके बाद ही इसको क्या कहते हैं, कुछ दिन ऐसे रख दीजिए आप तो उसमें अजीब से स्मेल आने लगती है, यानी वो रिएक्ट करने लगती है, विच आर द वोल्टाइल नेचर, उसका चेंज जो नेचर रहता है कैसा रहता है, वोल्टाइल रहता है, नहीं चेंजेबल रहता है। प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल, और इसका मतलब क्या होता है, जो इस यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल, और उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, टेस्ट भी हमारा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, आप देखिए प्रिवेंट, कैसे हम बचा सकते हैं, मतलब इसको रेनेसिटी कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो भी फूड मटेरियल है उसको हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना है बच्चा, किस में रखना, जो भी फूड मटेरियल है, जो भी कुक करें तो एयर टाइट कंटेनर में हमको कीप करना है। और रिफ्रिजरेशन ऑफ द कुक्ड, यानी कि जो रिफ्रिजरेशन ऑफ द कुक्ड फूड है एंड लो टेम्परेचर, जो रिफ्रिजरेशन फूड होता है, जो रिफ्रिजरेशन आपने देखा होगा आजकल लच्छा पराठा बनाया आ रहा है, उसको बस आपको मकेन्स हो गए, या आपको क्या करने रहते हैं, डीप फ्राई करने रहते हैं, तो उन उसको क्या करना, हमें लो टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए। पैकिंग ऑफ द फूड आइटम्स लाइक अ पोटैटो, वेफर, चिप्स कंटेनिंग द NH2, ये देखिए मैंने वापस से लिखा है, इसमें कौन सी गैस यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, कौन सी गैस, अवॉइड द कीपिंग द कुकिंग फूड एंड द फूड मटेरियल्स इन द डायरेक्ट सनलाइट, में हमें ये
अवॉइड करना चाहिए कुकिंग फूड प्रोसेस बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बेटा ये आपका इंपॉर्टेंस पे स्टार लगा लीजिए वापस से। हम एंटीऑक्सीडेंट कौन सा यूज करते हैं? BHA एंड BST। BHA का फुल फॉर्म याद कीजिए, ब्यूटिलाइड ब्यूटिलेटेड। BHA का फुल फॉर्म बेटा लर्न कर लीजिए, B फॉर ब्यूटिलेटेड, H फॉर हाइड्रोक्सी एनिसोल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस बस इसका T फॉर टैलोन हो जाएगा। ये आपको इतना ही आपके सिलेबस में थ्योरी है। और आपकी जो ये तो आपकी इंट्रोडक्शन क्लास हो गई, जो भी चैप्टर का आपका कंप्लीट थ्योरी कवर हो गई है। अब जिसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज आएगी वो नेक्स्ट क्लास में आएगी, वो आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी आपकी मैथ्स की टेस्ट रियल नंबर वाली जितनी सीरीज थी। तो आप उसको भी देखिए, और साइंस में आपकी फर्स्ट सीरीज जो आएगी उसमें सिर्फ जो एग्जाम में आई हुए क्वेश्चंस हैं, जो PYQs हैं, जैसे कि रिएक्शंस कैसे पूछी जाती, क्वेश्चन जो भी मैंने रिएक्शन पढ़ाया है, जैसे कि रिडॉक्स इक्वेशन कैसे आएगी, किस टाइप की क्वेश्चन आएंगे, कम्प्लीकेशंस के लिए आएंगी, उसके सिर्फ उस क्लास में प्रैक्टिस होगी। अगर ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा ये अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और उनसे भी उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। एंड आपको ये अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।